तो भाई आज देखेंगे हमारे पास एंगुलर में प्रॉपर्टी बाइंडिंग और क्लास बाइंडिंग किस तरीके से हम करवा सकते हैं। ठीक है, हमने इवेंट हैंडलिंग भी देख लिया, इवेंट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। ठीक है, बाइंडिंग में ऑलरेडी आप लोग बता चुका हूँ कि दो तरीके की बाइंडिंग होती है, एक होती है वन वे बाइंडिंग, एक होती है टू वे बाइंडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंगुलर में क्या होता है और किस तरीके से हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एंगुलर की एप्लीकेशन में। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी बाइंडिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने एक टैग यहाँ पर लगाया हुआ है इनपुट का, जिसकी टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पर वैल्यू मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया वैल्यू में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू है, अगर मैं HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो ये मेरे पास कहलाएगा क्या, एक एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट होता क्या है कि हमारी जो टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल डिटेल्स बता रहा होता है वो कहलाता है एट्रीब्यूट। लेकिन अगर मैं इसको एज अ डॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हम जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब डॉम क्या था हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं किस तरीके से अपने HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो वो था मेरे पास बेसिकली डॉम का एक कॉन्सेप्ट था जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर अगर डॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मेरे पास एक डॉम की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट के साथ साथ ये मेरे पास एक डॉम की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मजीद डिफरेंस इसके पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जरा एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर एंगुलर का। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने इस एंगुलर के फोल्डर के अंदर, इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बना लिया प्रॉपर्टी एंड क्लास बाइंडिंग। तो यहाँ पर मैं जरा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, एक कमांड प्रॉम्प्ट अपना इसी फोल्डर के अंदर मैं ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं NG सर्फ कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को ब्राउजर में एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सर्वर एग्जीक्यूट उसने मुझे करवा कर दे दिया, लोकल सर्वर। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ अब, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 4200। तो यहाँ पर मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ब्राउजर में रन होकर आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका जरा एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो पूरा इंटरफेस आ रहा है, जो पूरे स्क्रीन पे आप लोगों के शो रहा है, पूरा ब्लैंक हो जाए। तो मैं आऊंगा जरा अपने SRC के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर ऐप का फोल्डर, और ऐप के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है HTML की। इसको मैंने ओपन करवाया और यहां से मैंने इसको कंट्रोल A करके इसको हटा दिया, सब कुछ सेलेक्ट ऑल करके। अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं तो यहाँ पर देख सकता है कि मेरा जो पूरा पेज है वो ब्लैंक हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं एक इनपुट का टैग लगाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर क्या किया, एक इनपुट का टैग लगाया जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और यहाँ पर वही सेम एग्जांपल जो PPT में थी, वही वाली एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा यहाँ पर आकर नाम लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू का एट्रीब्यूट यहाँ पर करता क्या है, पहले से ही मेरे पास जो फिल कर कर लेकर आएगा वैल्यू, वो मेरे पास ये वाली आएगी। तो क्या मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ? करवा सकते हैं। ठीक है, मैं ब्राउजर में गया और यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो मैंने वैल्यू के एट्रीब्यूट में वैल्यू दी थी वो मुझे उसने एज इट इज डिस्प्ले करवाकर इस इनपुट में दे दी है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकता हूँ, एडिशन भी कर सकता हूँ इसमें, और सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास दोबारा से वही आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको कोडिंग में वही लिखा हुआ है। कोड में जो मैंने वैल्यू पास किया वही एज इट इज मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जरा राइट क्लिक किया मैंने और इंस्पेक्ट पे आया। ठीक है, और मैं आता हूँ जरा अपने बॉडी के टैग के अंदर, और बॉडी के टैग के अंदर मेरे पास एक आ रहा है टैग ऐप रूट का। इसको मैंने ओपन करवाया और उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आ रहा है ये इनपुट का टैग। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे पास वही वैल्यू शो करवा रहा है मुझे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जरा अपने कंसोल में जाता हूँ। मैं कंसोल में गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज पर गौर करें कि मेरे पास रिप्रेजेंट इस इनपुट को किस तरीके से करवाया हुआ यहाँ पर, $0 के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसी $0 के थ्रू क्या करूंगा, अपने कंसोल में इसको टारगेट करूंगा इनपुट को। तो मैं यहां पर आता हूं और अपने कंसोल को यहां से आके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से आके मैं जरा इस इनपुट को टारगेट करता हूं। मैंने यहां पर अगर लिखा $0 और डॉट, और मैं लिखूंगा यहां पर अगर गेट एट्रीब्यूट। अब गेट एट्रीब्यूट का मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि मुझे इस इनपुट का, अब ये क्योंकि मेरे पास जो $0 है वो मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे इनपुट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूं
कि इनपुट फील्ड में जो मेरे पास एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसको मैं गेट कर लूं। लेकिन अगर मैं यहां से अगर अपनी इनपुट फील्ड दिखाता हूं तो यहां पर तो मेरे पास दो एट्रीब्यूट लगे हुए हैं, कौन कौन से, एक वैल्यू का और दूसरा टाइप का। ठीक है, तो इसमें से अब मैं ये बताऊंगा अपने इस गेट एट्रीब्यूट वाले फंक्शन को, मेथड को, कि मैं कौन सा एट्रीब्यूट गेट करना चाह रहा हूं, और जो एट्रीब्यूट मैं यहां से गेट करूंगा तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने इसके पैरेंथेसिस के अंदर एक सिंगल कोट्स लगाए और मैंने कह दिया, अभी देखें नल आ रही है वैल्यू, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट मैंने गेट नहीं किया है। तो यहां पर जैसे ही मैं लिखता हूं वैल्यू और एंटर करता हूं यहां पर, तो यहां पर देखें, तो उस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यू उसमें स्टोर थी वो मुझे उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सैयद मोहम्मद था। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से क्या करता हूँ, $0 मैंने किया और यहां से मैंने किया गेट एट्रीब्यूट, और इस दफा गेट एट्रीब्यूट के फंक्शन में मैंने यहां पर लिख दिया टाइप। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टाइप क्या डिस्प्ले करवा दी उसने मुझे, टेक्स्ट, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास टाइप के एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू स्टोर है, टेक्स्ट, और वैल्यू में मेरे पास स्टोर है मेरा नाम, तो उसने मुझे एज इट इज वैल्यू दे दी। तो ये तो मेरे पास क्या था, एट्रीब्यूट मैंने गेट किया है। ठीक है, ये मैंने एट्रीब्यूट गेट किया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एट्रीब्यूट से टारगेट किया, वैल्यू को भी और टाइप को भी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डॉम को यूज करते हुए यहां पर मैं मतलब डॉम की प्रॉपर्टी से इसको मैं इनपुट में जो वैल्यू स्टोर है, अभी तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को, इस इनपुट की वैल्यू को मैंने गेट कैसे किया है, उसके एट्रीब्यूट के नाम से, कि भाई जो भी मेरे पास वैल्यू उस एट्रीब्यूट में स्टोर है वैल्यू वाले, तो उसको क्या करना, वो गेट करके लेकर आना। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस इनपुट को डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, टारगेट उसकी वैल्यू से करूंगा, कि भाई इस इनपुट में जो वैल्यू स्टोर है, अभी मैंने किसको टारगेट किया कि एट्रीब्यूट में जो वैल्यू स्टोर है उसको लेकर आना। अब मैं टारगेट करूंगा कि इस इनपुट में जो वैल्यू स्टोर है वो कैसे करूंगा, डायरेक्ट मैंने यहां पर अगर दोबारा $0 और डायरेक्ट मैंने अगर लिख दिया डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक डॉम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मेरे पास कोई मेथड नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि मेरे पास एक डॉम की प्रॉपर्टी है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहां पर आकर लिखा $0 डॉट वैल्यू, अब मैंने डायरेक्ट टारगेट किया है अपने इनपुट को, मतलब $0, और मैंने कहा डॉट वैल्यू, उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो मुझे लाकर दिखा दो। ठीक है, तो यहां पर देखिए बस इनपुट में जो वैल्यू स्टोर है वो मेरे पास क्या दी। ठीक है, तो देखिए दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पे गौर करें, गेट एट्रीब्यूट वाले पे, वैल्यू वाले पे, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई इनपुट में जाना डॉट, उसके एट्रीब्यूट में जाना, उसके कौन से एट्रीब्यूट को गेट करना, वैल्यू कर, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है उसको मुझे यहां पर डिस्प्ले करवा कर दे देना। ठीक है, अब यहां पर देखें मेरे पास क्या होता है, मैंने यहां पर अगर क्या किया, मैंने यहां पर सैयद मोहम्मद ताह की जगह SM ताहा लिख दिया। अब अगर मैं इसको टारगेट करता हूं दोबारा से, बिल्कुल एट्रीब्यूट के थ्रू भी और वैल्यू के थ्रू भी, मैंने यहां पर अगर लिखा $0 डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहां पर मैंने उसको दे दिया कि भाई मुझे वैल्यू के एट्रीब्यूट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अब यहां देखें मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रही वैल्यू। ठीक है, और मैं अगर वैल्यू के थ्रू उसको टारगेट करना चाहूं डायरेक्ट, तो अब देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अब ऐसा हुआ क्यों, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए मेरे पास जो गेट एट्रीब्यूट है वो मेरे पास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैसे हो गया, अब यहां देखें एट्रीब्यूट, यहां पर मैंने एट्रीब्यूट को टारगेट किया ना वैल्यू वाले, तो उसने कोड में देखा भाई कोड में क्या वैल्यू लिखी है वैल्यू के एट्रीब्यूट में, उसने देखा भाई सैयद मोहम्मद ताहा कोड में जो वैल्यू लिखी है वो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। उसने कोड से गेट एट्रीब्यूट की मतलब वैल्यू के एट्रीब्यूट को वैल्यू टारगेट की और उसको गेट कर लेकर आ गया, जो कोड में मैंने दी हुई थी सैयद मोहम्मद ताहा। लेकिन मैंने यहां पर सेकंड वाले में क्या किया, इस इनपुट को टारगेट किया, एट्रीब्यूट को टारगेट नहीं किया, इस इनपुट को टारगेट किया और उसमें जो भी वैल्यू यहां पर स्टोर थी उसने मुझे वो दे दी। तो पहला डिफरेंस एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में ये होता है कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो मेरे पास डॉम की प्रॉपर्टी होती है, मतलब या प्रॉपर्टी होती है, वो मेरे पास चेंजेबल होती है। ठीक है, मतलब यूजर के अगेंस्ट उसको हम डायनेमिकली चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए मैंने डॉम के थ्रू क्या किया, इस इनपुट को टारगेट किया और मैंने कहा उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है, अब अगर इसमें वैल्यू मैं चेंज भी कर देता हूं, मैंने यहाँ पे आगे चेंज कर दी वैल्यू, दोबारा से अगर मैं इसको टारगेट करता हूं वैल्यू को, $0 डॉट वैल्यू, ठीक है, तो अब देखिए वही वैल्यू मेरे पास आ रही है जो मेरे पास इस इनपुट में स्टोर है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस इनपुट से वैल्यू चेंज करवाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। लेकिन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि वो कोड में मैंने यहां पर आकर दे दी है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसी वक्त चेंज करेगा वो जब मैं यहां से उसकी वैल्यू को चेंज करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिख दिया अहमद। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूं जरा, तो यहां पर अहमद लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर लिखता हूं अहमद अली।
ठीक है, मैं जरा अपने कंसोल को क्लियर करता हूं और यहां पर अगर मैंने लिखा $0 डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहां पर मैंने कह दिया इस दफा कि भाई मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देना। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अहमद। अली क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अली के अभी इंटरफेस में लिखा है, जबकि एट्रीब्यूट में सिर्फ अहमद ही लिखा है। तो अगर मैं वैल्यू के थ्रू टारगेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? तो क्या आ गया मेरे पास? अहमद अली आ गया, क्योंकि मैंने यहां पर देखें वैल्यू इनपुट की क्या लिखी हुई है, अहमद अली। तो उसने इनपुट को डायरेक्ट यहीं से टारगेट किया और उसकी जो भी वैल्यू थी उसने मुझे डिस्प्ले करवाकर दे दी है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला डिफरेंस था एट्रीब्यूट में और वैल्यू में, सॉरी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो यहां पर आते हैं जरा वापस अपनी स्लाइड पर और इसका जरा और डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट आर डिफाइंड बाय एचटीएमएल। एट्रीब्यूट को डिफाइन कौन कर रहा है? एचटीएमएल डिफाइन कर रहा है। क्या मतलब कि जैसे यहां पर मैंने क्या किया कोड में कि भाई यहां पर मैंने आकर क्या कर दिया, एक एट्रीब्यूट लगा दिया एचटीएमएल में, तो एचटीएमएल ने डिफाइन कर दिया इसको। ठीक है, फिर यहां पर जबकि प्रॉपर्टीज कह रहा है डिफाइंड बाय डॉम, ये प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? डॉम। जैसे इनर एचटीएमएल मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर आप लोगों को याद हो, इनर एचटीएमएल थी मेरे पास। ठीक है, फिर मेरे पास क्या थी, एक वैल्यू भी थी। ठीक है, सर अब और भी डॉम की मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी, तो प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन कर रहा होता है? वो डॉम डिफाइन कर रहा होता है। फिर यहां पर आकर क्या कह रहा है, सेकंड, द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कांस्टेंट, कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, लेकिन जबकि जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी वो चेंजेबल है। अभी यही एग्जांपल हमने ट्राई कर ली। फिर क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द डॉम प्रॉपर्टीज, कि एट्रीब्यूट हमारी डॉम प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनिशियलाइजेशन के बाद क्या कह रहा है, द जॉब इज फिनिश, मतलब एट्रीब्यूट का सिर्फ इतना ही काम है कि वो हमारी डॉम की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेगा और इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद उसका काम खत्म हो जाए। जबकि मेरे पास क्या है, नो सच जॉब डिफाइंड, मतलब कि इसका कोई ऐसा इस तरह का काम नहीं है। ये मेरे पास क्या गया, हमने इसको बाइंड कर दिया, बाउंड कर दिया, काम फिक्स करके इसका। ठीक है, लेकिन मेरे पास डॉम की प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ मेरे पास काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जरा एक्चुअल में प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है भाई, इन एंगुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज अ वन वे बाइंडिंग टेक्निक विच विल हेल्प टू बाइंड वैल्यूज टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एचटीएमएल। क्या मतलब कि भाई प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या कह रहा है कि एक वन वे बाइंडिंग टेक्निक है। ठीक है, वन वे बाइंडिंग बेसिकली मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि वन वे बाइंडिंग क्या होगा मेरे पास, कि जब मैं क्लास से डेटा एचटीएमएल में लेके जाऊं या तो एचटीएमएल का डेटा क्लास में लेके जाऊं एट अ टाइम, एट अ टाइम, या तो डेटा क्लास से एचटीएमएल टेम्पलेट में जाएगा या तो एचटीएमएल टेम्पलेट से क्लास में वापस आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वन वे बाइंडिंग कहलाती है। फिर क्या कह रहा है कि विच विल हेल्प टू बाइंड वैल्यूज टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एचटीएमएल, जो कि क्या करता है, मेरे प्रॉपर्टीज में वैल्यू को बाइंड करता है। कहां से? एचटीएमएल टेम्पलेट में। ठीक है, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट में जो मेरे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उनमें जो वैल्यूज बाइंड करेगा वो कौन करता है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। मतलब यहां पर देखें क्या मतलब, कि ये मेरे पास क्या है, एक समझ लें कि प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी और ये पूरा मेरे पास एचटीएमएल एलिमेंट है, इनपुट का एलिमेंट मतलब टैग। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस होता है एलिमेंट और टैग में, बता देता हूं कि टैग मेरे पास क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है। क्या मतलब कि अगर मैंने सिर्फ h1 का टैग लगा दिया और उसको उसमें ना तो मेरे पास कोई एट्रीब्यूट है, ना तो कोई ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान कोई कंटेंट है, मतलब ना तो कोई कंटेंट हो ना तो कोई एट्रीब्यूट हो, ये मेरे पास कहलाएगा क्या? टैग। लेकिन मेरे पास एलिमेंट क्या होता है कि अगर इसी में मैं लिख दूं कंटेंट, ठीक है, या तो उसमें कोई ना कोई कंटेंट हो या तो उसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट हो या तो दोनों, तो वो मेरे पास कहलाएगा एलिमेंट। तो एलिमेंट कभी भी एम्प्टी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कंटेंट होगा या तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक लगा दिया एलिमेंट इनपुट का, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर अगर मान लेंगे एक प्रॉपर्टी दे दी है वैल्यू की, तो इस वैल्यू की जो मैंने प्रॉपर्टी है उसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू को बाइंड करूंगा। अब बाइंड आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कहां से डेटा आ रहा होता है, क्लास से एचटीएमएल टेम्पलेट में। तो ये जो मेरे पास आ रही है वैल्यू, यहां पर तो मैंने भी लिखी हुई है अहमद खुद से वैल्यू, लेकिन अगर यही वाली वैल्यू को मैं अपने क्लास से लेकर आऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कहलाता है क्या? प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। ठीक है, कि मतलब मैं एचटीएमएल एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वैल्यूज को बाइंड करना, लेकिन बाइंड करना कहां से? अपनी क्लास से। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो यहां पर यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई यहां पर क्या है, विच विल हेल्प टू बाइंड वैल्यूज टू द प्रॉपर्टीज, के प्रॉपर्टीज में वैल्यू को बाइंड करना, लेकिन प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? वो एचटीएमएल एलिमेंट की। तो यहां पर देखिए वैल्यूज का क्या मतलब, कह रहा है वेरिएबल्स इन क्लास, मतलब कि मैं जो क्लास में वेरिएबल्स वगैरह बनाता हूं, जैसे हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, कि मैं क्लास के वेरिएबल्स मतलब प्रॉपर्टीज को यहां पर लेकर आ रहा था अपने एचटीएमएल टेम्पलेट में। फिर यहां पर क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, ये आईडी भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकता है, कोई नेम की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, मतलब कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर इसका जरा एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूं यहां पर जरा अपने इनपुट में।
ठीक है, सेम इनपुट मैं लगा के रखता हूँ, कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं कर रहा, ब्राउजर में आउटपुट है, कंसोल में बंद कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जरा ये मेरे पास क्या है, इस कंपोनेंट की एचटीएमएल की फाइल है, मुझे क्या जाना है कंपोनेंट की टीएस की फाइल में। यहां पर मैं आता हूँ app.component.ts। आप अलग से कंपोनेंट बनाकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट कंपोनेंट में ही कर रहा हूँ। मैं यहां से आके फिलहाल ये मेरे पास अब देखिए एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई है टाइटल की, इसको मैं हटा रहा हूँ, मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहां पर आकर या प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नाम से मैंने यहां पर आकर वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, फॉर एग्जाम्पल माई आईडी। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर क्या करने जा रहा हूं, ये वाली वैल्यू को मैं यहां पर आकर बाइंड करवाना चाह रहा हूं एक प्रॉपर्टी में आईडी की। मैंने यहां पर आकर लिखा आईडी और यहां पर आकर मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया एबीसी। तो ये मेरे पास अभी एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है? एट्रीब्यूट है, मेरे पास आईडी का एक एट्रीब्यूट है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसी आईडी के एट्रीब्यूट को एक प्रॉपर्टी बनाना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है बस। अब ये मेरे पास बन चुकी है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरे पास अब एक एट्रीब्यूट नहीं रहा, अब मेरे पास ये बन चुकी है एक प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी में मैं वैल्यू कहां से बाइंड करूंगा, लाकर इस क्लास से। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल मैं इक्वल टू में आया और यहां पर कोटेशन के अंदर आकर मैंने कौन सा वेरिएबल पास करवाऊंगा, यहां पर मैं आइडेंटिटी। तो यहां पर मैंने लिख दिया अगर आइडेंटिटी। तो जब मैंने यहां पर आकर आइडेंटिटी लिखा तो यहां पर आकर वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो उस आइडेंटिटी के वेरिएबल में स्टोर है, मतलब माई आईडी। मैं जरा ब्राउजर में जाके दोबारा से इंस्पेक्ट पे जाता हूं और एलिमेंट में गया मैं और ऐप रूट के उसमें गया, तो अब मेरे पास ये आ गया। तो देखिए आईडी के मेरे पास प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या है, माई आईडी। कहां से आ गया ये, आइडेंटिटी से। उसने यहां पर आकर लिखा भाई आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी वो मुझे उसने यहां पर क्या करके दे दिया, बाइंड करके दे दी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है हमारे पास, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो इसी को बेसिकली यहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग बोला जा रहा है कि मतलब क्या, कि मैं अपने क्लास से वैल्यू को यहां पर आकर HTML की प्रॉपर्टी में, मतलब डॉम की प्रॉपर्टी में यहां पर आकर क्या कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा यहां पर आकर। ठीक है, तो इसी को बेसिकली बोला जा रहा है यहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, इसके अलावा भी मैं मल्टीपल ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आकर क्या कर लिया, मैंने एक यहां पर वेरिएबल बना दिया फॉर एग्जाम्पल एबीसी के नाम से, और यहां पर मैंने स्टोर करवा दी, मैंने कह दिया इसको txt नेम। मैंने इसमें ये स्टोर करवा दिया txt नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को एक नेम असाइन करना है। तो मैं यहां पर अगर क्या करूंगा, एक नेम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास जो नेम है ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। और यहां पर अगर मैं कौन सा वेरिएबल कॉल करवाऊंगा, एबीसी। यहां पर मैंने एबीसी को कॉल करवाया। अब अगर मैं जाता हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर, तो यहां पर देख सकते हैं कि नेम के मेरे पास प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ गया, txt नेम लिखा हुआ आ गया। क्यों txt नेम लिखा हुआ आ गया, क्योंकि यहां पर मैंने एबीसी के वेरिएबल में मैंने txt नेम वैल्यू स्टोर कराई। तो यही वाली वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेकर आता हूं और इस नेम की प्रॉपर्टी में लाकर मैं यहां पर लाकर बाइंड कर देता हूं। तो बेसिकली यही मेरे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अच्छा, ये वाला जो काम है हम जो कर रहे हैं कि वेरिएबल का डेटा मैं अपने HTML टेम्पलेट में लेकर आ रहा हूं, तो ये काम तो हम अपने इंटरपोलेशन के थ्रू भी हमने परफॉर्म किया है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में। मतलब अगर मैं यही वाला काम आपको इंटरपोलेशन के थ्रू परफॉर्म करके दिखाऊं, तो मैंने यहां पर आकर क्या किया, इसी को मैं जरा डुप्लीकेट करता हूं और ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए इनको मैं हटा दूंगा। ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पर है, अभी अगर मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो मेरे पास वो तो यही लिखा हुआ गया कि यहाँ पर आईडी में आइडेंटिटी लिखा हुआ गया, नेम में एबीसी लिखा हुआ गया, क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी को और एबीसी को अभी एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ इनको, अब इंटरपोलेशन में हम क्या करते थे, वेरिएबल को टेम्पलेट लेटर्स में रखते थे, मतलब डबल करली ब्रैकेट्स में। तो आइडेंटिटी को भी यहाँ पर मैं डबल करली ब्रैकेट में रखूंगा, मैंने डबल करली ब्रैकेट यहाँ भी लगाए और यहाँ भी, और सेम मैं एबीसी को भी डबल करली ब्रैकेट्स में रखूंगा, मतलब टेम्पलेट लिटरल्स में। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं तो यहां पर देखें आईडी में माई आईडी आ गया और नेम में txt नेम आ गया। तो दोनों का आउटपुट तो मेरे पास सेम है, दोनों मेरे पास सेम काम हो रहा है। तो क्या मेरे पास इंटरपोलेशन, मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और जो मेरे पास ये है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्या सेम हुई? ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे पास इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों डिफरेंट है। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, अब उसमें जो स्ट्रिंग का एक वर्ड आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास
वो क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है। मतलब जिस तरह से हमारे पास हमने सी शार्प पढ़ी थी, उसमें मेरे पास एक, उसमें वो था एक फंक्शन था कंसोल डॉट रीड लाइन का। वो क्या करता था कि आप उसमें शायद, अब उसमें चाहे इंटीजर इनपुट दें यूजर से लेके, या उसको कोई बुलियन दें, या मेरे पास कोई डबल दें या फ्लोट दें, वो हमेशा कंसीडर किस में करता था, स्ट्रिंग में। अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू देता था तो फिर उसको मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ता था इन डॉट पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर भी मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करता है। ठीक है, अब यहां पर मैं, अब लेकिन मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो इनपुट एलिमेंट है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मेरे पास स्ट्रिंग इनपुट नहीं लेती। ठीक है, बल्कि मेरे पास बुलियन वैल्यू लेती हैं। अभी जो मैंने यहां पर आकर आइडेंटिटी और उसका वेरिएबल बनाया बीसी का, तो इन दोनों में मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। लेकिन कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी ऐसी होती है इनपुट एलिमेंट में, एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो मेरे पास बुलियन वैल्यू लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास एक होता है कौन सा, रीड ओनली। रीड ओनली होता है, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है। और होता है मेरे पास एक डिसेबल। डिसेबल भी क्या लेता है, एट अ टाइम या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, फर्स्ट वाले पे डिसेबल का मैं क्या करता हूं, एक एट्रीब्यूट लगा देता हूं डिसेबल का। अब मेरे पास ये जो इनपुट है वो डिसेबल हो गया। डिसेबल होने का मतलब कि मतलब ये ऑफ हो गया अभी। ठीक है, मतलब इस पे यूजर कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, सिर्फ इसको रीड कर सकता है। ठीक है, मतलब ये ऑफ हो गया, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वैसा ही। अब देखें थोड़ा सा डिम भी हो गया वो, थोड़ा सा डिम हो गया वो। ठीक है, मतलब कि वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अब डिसेबल मेरे पास या तो एट अ टाइम वैल्यू ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। मतलब यहां पर मेरे पास क्या होगी, वैल्यू ट्रू होगी बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं इसको फॉल्स भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस वाली प्रॉपर्टी को, डिसेबल की मैं वैल्यू कहां से लेकर आना चाह रहा हूं, क्लास से। तो मैं क्या करता हूं, जरा एक वहां जाकर वेरिएबल बनाता हूं अपना। मैंने कह दिया इस डिसेबल्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी ट्रू। ठीक है, मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी ट्रू। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस वाले डिसेबल को मैं एक प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखूंगा। और मैंने यहां पर आकर इक्वल टू में कौन से वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा, इस डिसेबल को। मैंने यहां से इसको किया कॉपी और यहां पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं तो देखिए आउटपुट इसका सेम है। ठीक है, कोई आउटपुट इसका वो चेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास की जो वैल्यू है डिसेबल की ट्रू है। ट्रू वैल्यू का मतलब डिसेबल का, ट्रू का मतलब ये है कि इसको डिसेबल कर देना। लेकिन मैं अगर अपनी क्लास में जाके इस डिसेबल वाले वेरिएबल की वैल्यू को मैं फॉल्स कर देता हूं, तो अब मेरे पास जो इस प्रॉपर्टी में वैल्यू आ गई वो आएगी मेरे पास फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स का मतलब ये है कि इसको डिसेबल नहीं करना। तो मैं जरा ब्राउजर में गया, तो अब यहां देखे मेरे पास ये फॉल्स हो गई वैल्यूज की। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग एक चीज पर गौर करें कि यहां पर मेरे पास अब वो डिसेबल शो भी नहीं करवा रहा। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू थी तो मुझे वो यहां पर डिसेबल शो करवा रहा था। मैं दिखा देता हूं वापस ट्रू करके इसको। मैं यहां पर अगर इसको वापस मैंने ट्रू किया, अब अगर मैं जाता हूं तो यहां पर देखिए डिसेबल आ गया, कि मतलब ये डिसेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को फॉल्स किया तो अब मेरे पास ये क्या हो गया कि इसको डिसेबल नहीं करना। तो यहां पर देखिए उसने प्रॉपर्टी भी यहां से हटाकर दे दिया डिसेबल की। लेकिन अगर यही सेम काम मैं अपने इंटरपोलेशन के थ्रू परफॉर्म करता हूं, मैंने यहां पर अगर क्या किया, डिसेबल का एट्रीब्यूट लगाया और मैं इसमें वैल्यू कहां से लेकर आऊंगा, अपने इस डिसेबल, मतलब कि इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। और मैं वैल्यू दोनों की क्या करता हूं, ट्रू रखता हूं। ये मतलब डिसेबल इनको करना है। मैं ब्राउजर में गया तो देखिए दोनों डिसेबल हो गए। ठीक है, दोनों डिसेबल हो गए, यहां पर देख सकते हैं दोनों पर डिसेबल लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर देता हूं, अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं जहां पर, तो यहां पर देखिए मेरे पास इंटरपोलेशन वाला जो था वो मेरे पास डिसेबल एरिया, लेकिन जबकि मेरे पास ये क्या था, यहां पर अब देखें मेरे पास फर्स्ट वाले में से क्या कर दिया, उसने डिसेबल को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने इस डिसेबल वाले वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर दी। लेकिन जबकि मेरे पास जो मेरे पास ये वाला डिसेबल था इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हुई। क्यों फॉल्स नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास वो जो इस डिसेबल आ रहा है ना यहां पर वेरिएबल, उसको वो बुलियन कंसीडर ही नहीं कर रहा, उसको वो स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर अगर खुद से भी अगर लिख देता हूं ना फॉल्स इस डिसेबल के एट्रीब्यूट में, तो भी मेरे पास इसको वो फॉल्स नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये बुलियन वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग को कंसीडर नहीं करता। तो अभी भी देखें मेरे पास क्या है, यहां पर देखिए वैल्यू मुझे तो शो करवा रहा है कि भाई डिसेबल की वैल्यू फॉल्स है, लेकिन अभी भी वो डिसेबल ही है। ठीक है, क्योंकि वो उसको बुलियन कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस होता है मेरे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, कि मेरे पास जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है, लेकिन जो मेरे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग है वो स्ट्रिंग के साथ 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 बुलियन वैल्यूज भी लेता है। ठीक है,
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर आकर देख लिया। अब आते जरा अपने क्लास बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट पे, कि क्लास बाइंडिंग मेरे पास क्या होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, द एंगुलर क्लास बाइंडिंग इज यूज टू ऐड और रिमूव क्लासेस टू एंड फ्रॉम द एचटीएमएल एलिमेंट। कि मतलब हमारे एचटीएमएल एलिमेंट से क्लास बाइंडिंग क्या करता है, हमारे एचटीएमएल एलिमेंट से क्लास को रिमूव भी करता है और क्लास को ऐड भी करता है। क्या मतलब इस बात का, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखे जरा, यहाँ पर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इन एंगुलर यू कैन ऐड क्लासेस कंडीशनली टू एन एलिमेंट एंड क्रिएटिंग अ डायनेमिकली स्टाइल्ड एलिमेंट। मतलब हम कंडीशन बेस्ड क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट पर। क्या मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल दो क्लासेस बनाई हुई है, एक क्लास ए के नाम से और एक क्लास बी के नाम से, और मैंने कंडीशन लगा दी एक, कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, कि मैंने कहा अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी तो क्लास ए को इंप्लीमेंट करवा देना, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्लास बी को इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, तो कंडीशन बेस्ड क्लासेस भी आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट वगैरह करवा सकते हैं इस क्लास बाइंडिंग के थ्रू। ठीक है, अब बाइंडिंग का यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे पास क्लास है वो मेरे पास वो टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास नहीं है, ये सीएसएस वाली क्लास है। ठीक है, जो हम क्लास का वो एट्रीब्यूट लगाते हैं, डॉट से कॉल करवाते हैं, ये मेरे पास वो वाली क्लास है। ठीक है, तो यहां पर मैं कंडीशन बेस्ड क्लासेस भी इंप्लीमेंट वगैरह करवा सकता हूं। ठीक है, सिर्फ ऐड नहीं करवा सकता, उनको मैं रिमूव भी करवा सकता हूं कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर आप देखें क्लास के साथ भी बाइंडिंग का एक वर्ड आ गया, तो मतलब ये भी जो क्लास की जो मैं वैल्यूज लेकर आऊंगा वो भी कहां से लेकर आऊंगा, अपनी मैं क्लास से लेकर आऊंगा, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की जो क्लास है, मतलब कि टीएस की फाइल से मैं अपना एचटीएमएल में डेटा लेकर आऊंगा वही क्लास के थ्रू। ठीक है, बाइंडिंग होगी मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर क्या कह रहे थे, एंगुलर प्रोवाइड द थ्री वेज टू ऐड रिमूव क्लासेस टू एंड फ्रॉम द एलिमेंट्स। कि हमें उसने तीन वेज प्रोवाइड कर दी हैं क्लासेस को अपने एलिमेंट में ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। सबसे पहला मेरे पास क्या है, इन एंगुलर वन यूजिंग द डॉम क्लास नेम प्रॉपर्टी। कि आप क्लास नेम की एक प्रॉपर्टी है उसके थ्रू भी क्या करवा सकते हैं, अपने क्लासेस वगैरह को ऐड करवा सकते हैं अपने एलिमेंट पर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, इन एंगुलर द सेकंड ऑप्शन इज यूज द क्लास शॉर्ट हैंड। अब यहाँ पर आप क्लास मतलब यहाँ पर जैसे क्लास की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की ना, उसकी जगह यहाँ पर बस नेम हटा दे तो क्लास की प्रॉपर्टी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर क्लास वगैरह को ऐड करवाने के लिए। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है थर्ड वे, वो है कह रहा है इन एंगुलर द थर्ड ऑप्शन इज यूज द एनजी क्लास डायरेक्टिव। सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है और फ्लेक्सिबल यूज होने वाला है क्लास बाइंडिंग में, वो आप यहाँ पर यूज करेंगे एनजी क्लास डायरेक्टिव। बेसिकली डायरेक्टिव है, अभी डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर नहीं कवर किया है एंगुलर में, तो फिलहाल इन दोनों पर फोकस करते हैं, इसको वर्बली देख लेंगे कि एनजी क्लास डायरेक्टिव का। तो यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी और क्लास का शॉर्ट हैंड और एनजी क्लास, ये तीन तरीके उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं क्लास बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को अपने एंगुलर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट वगैरह करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्लास बाइंडिंग विद क्लास नेम। कि क्लास नेम के थ्रू आप क्लास बाइंडिंग किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कह रहा है कि इन एंगुलर द क्लास नेम इज द प्रॉपर्टी नेम ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। ये क्लास नेम क्या है, कि एचटीएमएल नेम की मेरे पास एचटीएमएल की क्या एक प्रॉपर्टी है। मतलब यहां पर देखिए ये मेरे पास जैसे एक डिसेबल एक प्रॉपर्टी है, नेम मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आईडी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो इसी तरह मेरे पास क्या है, क्लास नेम भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर क्लास का जो सी है वो स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ लेकिन स्मॉल है, एन मेरे पास कैपिटल होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं हेंस वी मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग टू अगेन असाइन द क्लास टू एनी एलिमेंट के। इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि अपने एचटीएमएल एलिमेंट पर क्या करेंगे, क्लास को असाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे पास एक h2 का टैग है और यहाँ पर देखें एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है क्लास नेम की, और यहाँ पर अब क्लास नेम की प्रॉपर्टी में अब डायरेक्ट क्लास नेम भी खुद से दे सकते हैं। मतलब जैसे मैंने क्लास बनाई है किसी भी नाम से एबीसी, तो मैं यहाँ पर आकर क्लास का नेम भी मतलब सीएसएस क्लास का नेम भी खुद से कॉल करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद से यहाँ पे क्लास का नेम नहीं देना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके क्लासेस के जो नेम है वो मैं कहां से लेकर आऊं, अपनी क्लास से, मतलब टीएस की फाइल से लेकर आऊं और उसको यहां पर लाकर बाइंड कर दूं। तो यहां पर आकर मैं वेरिएबल्स वगैरह भी कॉल करवा सकता हूं, बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहां पर कॉल करा है वेरिएबल। आइडेंटिटी मेरे पास क्या था, एक यहां पर मेरी टाइप स्क्रिप्ट की क्लास में एक वेरिएबल था आइडेंटिटी एबीसी और इस डिसेबल, तो मैंने इन तीनों को यहां पर कॉल करवा दिया आइडेंटिटी एबीसी और डिसेबल। तो अपने वेरिएबल में यहाँ पे क्लास का नाम देकर भी यहाँ पर कॉल उसको करवा सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास कहलाएगी क्लास बाइंडिंग। तो सबसे पहला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लास बाइंडिंग विद क्लास नेम, तो इसको जरा मैं इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जरा मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ और अपने इन वेरिएबल्स को भी कमेंट कर देता हूँ। अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक h2 का टैग लगाता हूँ और यहां पर मैंने आकर अपना नाम लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल में एचटीएमएल में क्या करता था कि यहां पर मैं क्लास का एट्रीब्यूट लगाता था, और उससे पहले क्लास बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास को कॉल करवा देता हूँ वहां पर अपने सीएसएस की फाइल में। मैं इसकी सीएसएस की फाइल में आया और मैंने यहाँ पर आकर एक क्लास बना दी
कॉल करवा दिया क्लास को, मैंने कहा txt कलर, और मैंने कहा इस क्लास में मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी कलर की और उसका कलर होगा रेड। ठीक है, एक और क्लास में बना रहा हूँ बीजी कलर की, और मैंने कहा इसमें मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड कलर की और उसमें कलर होगा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। ठीक है, तो दो क्लासेस मैंने यहाँ पर अगर कॉल करवा दी है तो उनको मैं वहां पर क्रिएट भी कर लूंगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल txt कलर वाली क्लास को यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर कर दिया इसको, तो मेरे पास का आउटपुट क्या होगा, मेरे पास जो उसका H2 का कलर है वो रेड हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर उसका रेड हो चुका है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बीजी कलर को भी यहाँ पर आकर कॉल करवा दूंगा, तो उसका कलर मेरे पास बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर उसका हो गया। ठीक है, मैं दोनों को भी कॉल करवा दिया, तो मेरे पास नॉर्मल HTML में यहाँ पर इस तरह से कर सकता था। लेकिन यहाँ पर तो मैं खुद से क्लासेस का नाम दे रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके जो क्लासेस के नाम है वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ, अपनी TS की फाइल से लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ जरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने कह दिया क्लास नेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया कि यहाँ पर मैं क्लास नेम खुद से भी दे सकता हूँ, मतलब txt कलर और बीजी कलर जो मैंने दिया खुद से नाम में दे सकता हूँ, और वेरिएबल के थ्रू भी। तो पहले खुद से देके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है txt कलर, मैंने लिखा txt कलर जो कि मेरी क्लास का नाम है। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ जाकर, तो यहाँ मेरे पास आ चुका है एक एरर। अब एरर बोल क्या रहा है कि कह रहा है कि प्रॉपर्टी txt कलर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऐप कंपोनेंट, मतलब आपके ऐप कंपोनेंट में txt कलर नाम की कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि मेरे पास वो txt कलर को एज अ क्लास कंसीडर अभी नहीं कर रहा, एज अ सीएसएस की क्लास कंसीडर नहीं कर रहा, वो उसको एक वेरिएबल समझ रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास txt कलर का कोई भी वेरिएबल नहीं बना हुआ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर ना करे, इसको एज अ क्लास कंसीडर करे सीएसएस की। तो मैं इसको डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगा दूंगा, तो ये मेरे पास सीएसएस की क्लास कंसीडर होगी। अब अगर मैं जाता हूं उसका आउटपुट देखता हूं, तो यहां पर देखें कलर रेड होकर आ गया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेस देके क्या करता हूं, इसी सिंगल कोट्स के अंदर रहते हुए बीजी कलर भी दे दूंगा। अब अगर आउटपुट देखता हूं, तो यहां पर देखें इंप्लीमेंट होके आ गया। ठीक है, फिर मैं ये चाह रहा हूं कि ये तो मैंने डायरेक्ट क्लास के नेम दे दिए, जो कि इस स्लाइड में मैंने बात की कि डायरेक्ट मैं क्लास का नेम भी दे सकता हूं। अब देखता हूं कि वेरिएबल के थ्रू मैं कैसे कॉल करवाऊं उसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको हटाता हूं। अब मैं अपने टीएस की फाइल में आता हूं, और यहां पर आकर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा। मैंने कह दिया टेक्स्ट क्लास, और मैंने उसमें क्लास का नाम क्या दूंगा, txt कलर, और मैंने यहां पर आकर लिखा बीजी क्लास, और उसमें क्लास का नाम क्या दूंगा, बीजी कलर। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अपने जिस वेरिएबल को मैं कॉल करवाऊंगा वो मेरे पास है यहां पर आकर txt क्लास और बीजी क्लास। तो यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, जरा क्लास नेम में आ गया हूं। अब अगर मैं डायरेक्ट अपने txt क्लास वाले वेरिएबल को कॉल करवाता हूं, तो txt क्लास वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहां पर आ जाएगी। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं जाकर, तो यहां पर देखें, लेकिन अब यहां पर एक और चीज है कि यहां पर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी इस तरह से बाइंड नहीं करवा सकते यहां पर आकर। मतलब अगर मैंने बीजी क्लास भी दे दिया, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एरर। यहां पर मेरे पास जो क्लास नेम है, जो क्लास नेम प्रॉपर्टी है, या मतलब क्लासेस वगैरह जो मैं असाइन कर रहा हूं मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल वो वैल्यूज असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी नहीं कर सकता कि मैं एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल वैल्यूज को मैं यहां पर लाकर असाइन कर दूं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लास बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब एट अ टाइम आप एक एलिमेंट पर एक क्लास इंप्लीमेंट करने जा रहे हो कंडीशन बेस्ड। लेकिन कि भाई अगर या तो क्लास ए इंप्लीमेंट होगी एट अ टाइम, या तो क्लास बी इंप्लीमेंट होगी। कंडीशन कंडीशन ट्रू होगी तो क्लास ए को इंप्लीमेंट करना, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो क्लास बी को इंप्लीमेंट करना। वरना अगर आपको यहाँ पर कंडीशन बेस्ड क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं करनी, तो क्लास बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो वही प्रीवियस जो वाला मैंने करवाया था कि एच टू पे क्लास का एट्रीब्यूट लगाकर क्लासेस दे दी, मतलब एक नॉर्मल एचटीएमएल के तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करवाएं। अगर आपको क्लास बाइंडिंग परफॉर्म उस वक्त करवानी है आपने कि जब आपने कंडीशन बेस्ड क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्लास ये वाली इंप्लीमेंट करनी है, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली क्लास इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं अभी करके दिखा दूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को जरा डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर क्लास नेम में मैं क्या दे दूंगा, इस दफा अपना सेकंड वाला जो मेरे पास वेरिएबल है बीजी क्लास के नाम से, इसको मैं यहाँ पर अगर कॉल करवाऊंगा, मैंने कॉपी करवाया और यहाँ पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर इसका आउटपुट देखते जाकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट वाला मेरे पास वेरिएबल इंप्लीमेंट हो चुका है और
बीजी वाला भी वेरिएबल उसने मुझे इंप्लीमेंट करवा कर दे दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला जो काम है मैं कंडीशन बेस करूं, मतलब एट अ टाइम मैं या तो टेक्स्ट की क्लास इंप्लीमेंट करूं या तो अपनी बीजी क्लास इंप्लीमेंट करूं, तो मैं एक एलिमेंट को हटा देता हूं अपने यहां पर और सिर्फ एक को रखता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला काम किस तरीके से हम परफॉर्म करवा सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बेसिकली बनाना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूं और यहां से इसको हटा रहा हूं। यहाँ पर वेरिएबल नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा कि जो मुझे क्लासेस वगैरह रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक क्लास रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन हमने ऑलरेडी हम लोग इवेंट हैंडलिंग में बना चुके हैं, तो डायरेक्ट पहले फंक्शन का नाम, मैंने फंक्शन का नाम रख दिया शो, और यहां पर आकर मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने आकर एक कंडीशन लगाई, ठीक है। मैंने कंडीशन लगा दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जब, मैंने कहा 10 ग्रेटर देन हो जाए 5 से, ये मैंने कंडीशन लगा दी रैंडम सी। जब मैंने कहा 10 ग्रेटर देन हो जाए 5 से, तो मुझे रिटर्न कर देना अपनी क्लास का नाम कौन सा, मैंने कह दिया txt कलर, ये मेरी क्लास का नाम है। मैंने कहा एल्स, मैंने कहा अगर मेरे पास 10 ग्रेटर देन 5 नहीं है, मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो फंक्शन में क्या रिटर्न कर देगा मुझे, बीजी कलर। अब मैंने यहां पर एक लगा लिया कंडीशन कि या तो मेरे पास इफ चलेगा या तो एल्स चलता है मेरे पास, तो यहां पर या तो मेरे पास जो रिटर्न होगी क्लास या तो टेक्स्ट कलर की होगी या तो मेरे पास बीजी कलर की होगी। तो इस फंक्शन को मैं जरा कॉल करवाऊंगा अपने प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब कि यहां पर। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, वो देखेगा कि भाई यहां पर एक फंक्शन के अंदर कंडीशन लगी हुई है इफ और एल्स की, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं कि मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है या ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, तो कौन सी क्लास इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो मतलब मेरे पास आउटपुट क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं जरा इसका, कलर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन अगर मैं अपनी इफ की कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, मैंने कहा जब 1 ग्रेटर देन हो जाए 5 से, अब मेरे पास क्या हो गया, इफ की कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, तो एल्स काम करेगा, और अब एल्स मेरे पास चलेगा तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, बीजी कलर वाली क्लास इंप्लीमेंट करके देगा। तो यहां पर देखें, तो ये बेसिकली इसी को ही बोला जा रहा है कि कंडीशन बेस्ड क्लासेस। अच्छा, ये तो मैंने रैंडम सी कंडीशन एक दी हुई है, ये बेसिकली कंडीशन हम यूजर से इनपुट लेके भी परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। कोई वेरिएबल भी यहाँ पर अगर पास करवा सकते हैं, तो बेसिकली इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंडीशन बेस्ड अगर आप लोगों ने क्लासेस इंप्लीमेंट करनी हो, ठीक है। डायनामिक स्टाइल बेसिकली हो गया ये, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डायनामिकली मैं स्टाइल इसको कर रहा हूँ कि या तो मेरे पास ये होगा या तो मेरे पास ये होगा, ठीक है। तो यूजर के एक्शन के अगेंस्ट मैं इसको कंडीशन को चेंज वगैरह भी करवा सकता हूँ कि यूजर ने इनपुट क्या दिया उसके अगेंस्ट कंडीशन ये वाली पहले चेक होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो मुझे रिटर्न करके देगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास क्लास बाइंडिंग का, और ये मेरे पास पहले कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट मैंने किया है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था कि मैं दोबारा से एक h2 लगा रहा हूँ और अपना नाम यहाँ लिख रहा हूँ, और यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, क्लास नेम की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। तो दूसरा मेरे पास था, वो था मेरे पास क्लास नेम, क्या कह रहा है, क्लास बाइंडिंग विद क्लास नेम एट्रीब्यूट, ये क्लास नेम के एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको इंप्लीमेंट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो एड क्लास यूजिंग द नॉर्मल वे, जो मैंने सबसे पहले इंप्लीमेंट करके दिखाया कि नॉर्मल तरीके से, लेकिन आप इसको प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, मतलब कि यहां पर आकर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं और क्लास की मैंने प्रॉपर्टी दे दी, और यहां पर आकर भी मैं सेम काम कर सकता हूं, मतलब मैंने यहां पर आकर क्या कर दिया, शो को कॉल करवा दिया, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं, तो कि दोनों पर मेरे पास क्या इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। तो आप यहां पर क्लास नेम की प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं और क्लास की प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने नॉर्मल क्लास देकर यहां पर फंक्शन कॉल करवा दिया, इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। अब यहां देखिए मेरे पास इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो जो क्लास है अब वो उसको नॉर्मल एट्रीब्यूट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर करवाने, तो स्क्वायर ब्रैकेट आपने लाजमी आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा इंप्लीमेंट था, उसमें आप ये वाली एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं, ये तमाम वेरिएबल दे गए टीएक्सटी क्लास वाले और टीएक्सटी सॉरी बीजी क्लास वाले, यहाँ पर भी आप लोग पास वगैरह इसको करवा सकते हैं। मैं एक इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर टेक्स्ट कलर को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, टीएक्सटी क्लास को मैंने अनकमेंट किया और मैंने यहाँ पर अपना टीएक्सटी क्लास वाला वेरिएबल कॉल करवा दिया, ठीक है। अगर आउटपुट देखते हैं अभी जाकर ब्राउजर पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर उसने मुझे रेड करवा कर दे दिए। तो आप दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं क्लास बाइंडिंग वगैरह। तीसरा जो तरीका है मेरे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे एनजी क्लास डायरेक्टिव, क्या कह रहा है, अनदर वे टू ऐड class is to use ng class directive, it is offer a more flexibility like easy adding multiple classes।
अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि मल्टीपल क्लासेस वगैरह भी सेम इसमें इंप्लीमेंट वगैरह करवा सकता हूँ। और ये मेरे पास क्या है, फ्लेक्सिबल है और आसान है ये, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टिव वगैरह क्या होते हैं, एट्रीब्यूट की तरह ही काम करते हैं। एंगुलर के मतलब एंगुलर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एंगुलर की जबान में डायरेक्टिव बोला जाता है। तो डायरेक्टिव वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, सेशन नंबर 5 है हमारा बुक का, ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टिव वगैरह को, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम अभी नहीं कर रहे, वर्बली में बता दिया कि ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है क्लास बाइंडिंग में वो एनजी, ये मेरे पास क्लास का ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एनजी क्लास वगैरह को इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है।